हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। क्या आपको पता है जंपिंग जीन्स की डिस्कवरी किसने की थी और इसके पीछे की स्टोरी क्या है? मैं बताता हूँ। हुआ यूँ कि 1940s में, लेट 1940s में या अर्ली 1950s में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बारबरा मैक्लिंटॉक। वो काम कर रहे थे मक्के के ऊपर, मक्का, मेज़ जिसे हम बोलते हैं। वो उसमें देख रहे थे कि जो मक्के के दाने हैं वो तीन तरह के होते हैं, उनका कलर तीन तरह का होता है। एक पिगमेंटेड है जिसमें कि वो पर्पल टाइप का कलर है। दूसरा कलरलेस हो गया जिसे कि हम देखते भी है, येलो कलर के मक्के के दाने होते हैं। तीसरा था डॉटेड, डॉटेड या फिर उसमें स्ट्राइप्स लगे थे। जब वो इस पर रिसर्च कर रहे थे उन्होंने देखा कि पिगमेंटेड और ये जो कलरलेस है ये तो मेंडेलियन रेशो फॉलो कर रहे हैं। मतलब जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है ये तो मेंडेलियन रेशो फॉलो कर रहा है। आप भी जानते हैं मेंडेलियन रेशो, अगर आपने लॉ ऑफ मेंडल्स पढ़ा होगा तो जीनोटिपिक रेशो जैसे होती है 1:2:1। अगर हम एक जीन को लेके चले तो, और फिनोटिपिक रेशो 3:1 होती है इस तरह से जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इस तरह से। तो वो देख रहे थे कि हाँ, पिगमेंटेड और कलरलेस में तो वो फॉलो हो रही है रेशो, लेकिन जब आप डॉटेड की बात कर रहे हो, जब वेरीगेटेड कलर, जब वो स्ट्रीक्ड प्रेजेंट है, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है उन्होंने सोचा। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि इस जो ये मोज़ेक पैटर्न फॉलो होता है इसके लिए तीन जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है मोस्टली। एक तो है C- जो कि डोमिनेंट इनिबिटर अलील है। डोमिनेंट इनिबिटर अलील का मतलब है कि अगर इस अलील की, इस जीन की अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है तो कोई भी हो, कोई भी जीन है वो कलर नहीं प्रोड्यूस कर सकता। मतलब फिर जो कर्नल है, जो दाना है मक्के का, वो कलरलेस होगा, यानी कि वो येलो कलर का होगा। दूसरा है BZ एंड BZ, ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील ऑफ BZ जीन। इसमें क्या है, अगर डोमिनेंट है, BZ जीन का डोमिनेंट वाला अलील एक्सप्रेस होता है तो फिर पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। अगर BZ के दो होते हैं, BZ और BZ दो आ गए तो फिर ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा। तीसरा है डिसोसिएटर जीन। ये इन्होंने डिस्कवर किया, डिसोसिएटर एलिमेंट। डिसोसिएटर एलिमेंट ऐसा है कि इसकी वजह से वेरीगेटेड कर्नल प्रोड्यूस होते हैं। वेरीगेटेड का मतलब है स्ट्राइप्स और डॉटेड। अब इसके पीछे की जेनेटिक्स देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। तो जब वो ये सारा काम कर रहे थे तो उनके पास क्या था, उनके पास कुछ होमोजाइगस जेनेटिक स्टॉक्स थे, मतलब होमोजाइगस लाइन्स थी मेज़ की। ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि CC BZ BZ, इसमें जो C है वो रिसेसिव वाला C है, इसमें C' है। ये वाला, इसमें से देखिए सारे पूरे जितने भी एलील है वो रिसेसिव है, और BZ, और इसमें कोई भी DS जीन नहीं है। एक ये हो गया होमोजाइगस क्योंकि सारे रिसेसिव है, और दूसरा सारे कैपिटल है। देखिए इसमें C' BZ BZ DS ये प्रेजेंट है। ये जो है ये कलरलेस है क्योंकि इसमें C' प्रेजेंट है, और ये इसमें क्योंकि स्मॉल है तो इसमें कलर प्रेजेंट, ये कलरफुल है और ये कलरलेस है। दो उनके पास थे। और जब उन्होंने अब इन दोनों को इन्होंने क्रॉस करवाया तो जो प्रोजेनी आई, एक्सपेक्ट तो इन्होंने ये किया था क्योंकि यहाँ से C' जो है वो अलील आएगा तो कलरलेस प्रोजेनी होगी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था उनका कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि उसमें कुछ स्ट्राइप्ड आए, कुछ स्पॉटेड आए, कुछ कलरलेस आए। अब ऐसा कैसे हो गया? अब इसके पीछे की जेनेटिक्स समझते हैं कि ऐसा हुआ कैसे एक्चुअल में। अब इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे ट्रिप्लॉयड एल्यूरॉन सेल्स लिखा है। ये क्यों लिखा है? डिप्लॉयड जाइगोट लिखा है, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा तो मेज़ में और सीरियल क्रॉप्स में मोस्टली एक खास बात होती है कि जब, ये देखिए, ये एक टिपिकल मेज़ का जो फ्लावर, वो जो पूरा प्लांट है, प्लांट स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या होता है वो है इसमें। देखिए टेसल है, वो मेल फ्लावर है, ये जो टॉप में होता है, आपने अगर देखा होगा मेज़ फ्लावर को। और ये है सिल्क कॉब, ये फीमेल फ्लावर है जो नीचे, जिसमें कि एक्चुअल में मक्के के दाने बनते हैं। ये जो बाहर बाल जैसे लगे हैं ना, इन्हें सिल्क बोलते हैं। और ये एक इंडिविजुअल जो सिल्क होता है वो एक्चुअली स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब फीमेल फ्लावर का एक पार्ट होता है जो कि पोलन को रिसीव करता है, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरता है, फिर उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होती है। ये वो है।
ये जो बाल जैसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, जैसे कि जब मेल पार्ट जो है, मेल जो पार्ट है, मेल जो सेल है वो आता है फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ देखिए उसके 2 न्यूक्लियस बनते हैं। देखिए स्पर्म न्यूक्लियाई ये 2 बनते हैं, 1 और 2। और वैसे ही फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एक तो आपका है एग सेल, एग न्यूक्लियस, ये वाला यहाँ देखिए, और ये जो 2 है ये है पोलर न्यूक्लियाई। जो मेल पार्ट है, मेल का एक तो एक न्यूक्लियस जो है वो तो फ्यूज़ करता है आपका एग न्यूक्लियस के साथ, स्पर्म न्यूक्लियाई एक तो एग न्यूक्लियस के साथ करता है, और जो दूसरा है वो इनके साथ डिफ्यूज़ हो जाता है, फीमेल पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब फीमेल पोलर न्यूक्लियाई है 2, एक है मेल, तो एन एन और एक और एन। ये जो पोलर न्यूक्लियाई और ये मिल के बनाते हैं, इससे बनता है एंडोस्पर्म, जिसे हम खाते हैं, बीज का जो हिस्सा होता है मोस्टली उसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो ये 3n होता है, इसीलिए ये 3n है। मेज का जो प्लांट है वो एक्चुअल में 2n है, 2n है वो 20, मतलब इसमें 10 है इसका n क्रोमोसोम नंबर, तो वो 2n तो ये तो है 20, लेकिन जो उसका जो ये वाला पोर्शन है, ये पूरा एंडोस्पर्म, ये 3n है, इसलिए ये ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड का मतलब है कि इसमें हर एक जीन की 3 कॉपीज होगी, 3 एलील प्रेजेंट है। तो ये उनको पता था कि ये, और एक बात हुई उसमें कि वो देख रहे थे ये सारी चीज़ें एंडोस्पर्म में हो रही है और कहीं नहीं, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो एम्ब्रियो है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीज़ें एंडोस्पर्म में हो रही थी। मतलब 3n 3 है कॉपीज जीन के, तो उसी से ही कुछ हो रहा है। अब उसी से इन्होंने क्या हाइपोथेसाइज किया, इन्होंने बोला कि कोई तो एक ऐसी जीन है जो कि पहले कलरलेस प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन अब वो रिवर्ट बैक हो रही है म्यूटेशन से, रिवर्ट बैक होके अब वो कलर्ड कर्नल प्रोड्यूस कर रही है, और या फिर वेरीगेटेड कर्नल, स्ट्राइप्स वाले कर्नल प्रोड्यूस कर रही है। उन्होंने ये हाइपोथेसाइज किया। और एक बात इसमें ध्यान रखने की है कि ये चीज़ें ये 1940s और 48 और 50 की बात है। इस टाइम कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, ना सीक्वेंसिंग था, ना मार्कर्स था, कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजीज एडवांस थी ही नहीं। तो इनके पास बस इतनी ही थी कि जेनेटिक्स जो उस टाइम पे था, डीएनए का स्ट्रक्चर भी उसी टाइम पे जैसा आया था, तो उस टाइम इतनी ही नॉलेज थी साइंटिफिक कम्युनिटी में कि क्या क्या हो सकता है। तो ये देखो इतनी रिमार्केबल डिस्कवरी है उस टाइम की, कि उन्होंने ये बताया। तो जब बाद में पता चला एक्चुअल में, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से दी गई, तो वो देखिए। अब देखिए ये है एक मेल, मेल से आया हमारे पास ये, और ये है फीमेल। अब ट्रिप्लॉइड सेल है, तो देखिए दोनों न्यूक्लियाई का एक एक, और ये तीसरा ये मेल का। तो होता क्या है कि क्यों बनते हैं वो, उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था कि नहीं बनने चाहिए थे, कलर्ड प्रोड्यूस ही नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मेल से आ रहा है कोई ना कोई, मेल से आ रहा है तो मेल तो डोमिनेंट है, मेल में C' जो है वो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट जब एक भी उसकी तो एक भी कॉपी प्रेजेंट हो तो वो कलरलेस बना देगा सबको, ऐसा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो DS जो जीन है, जो डिसोसिएटर वाला जो पार्ट है, ये किसी तरह से क्रोमोसोमल ब्रेकेज करवा रहा है उसमें। तो इससे क्या हो जा रहा है, जो C' वाला जो पोर्शन है वो लॉस हो जा रहा है, वो लॉस हो जाता है। तो ये अब ये देखो BZ और BZ दोनों आ गए, इनके पास कोई C' है ही नहीं, C' नहीं है तो ये कलर प्रोड्यूस करने लग गए। तो इस तरह से होता है। और इस तरह से भी ये होता है कि एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म में जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, माइटोसिस होती रहती है। तो ये चीज़, और एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारी चीज़ें जर्म सेल्स में नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें माइटोटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में हो रही है, माइटोटिक डिवीजन के टाइम पे। क्योंकि बहुत फास्ट जब डिवाइड करता है एंडोस्पर्म बनता है, फूड स्टोरेज के लिए एक्चुअली एंडोस्पर्म ही होता है, तो वो बनता है, उसमें जब डिवीजन होती है उनमें ही कहीं म्यूटेशन हो रही है, उनमें ही कहीं ब्रेकेज हो जा रही है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये, इसीलिए ये मेंडल लॉ नहीं फॉलो करता, इसीलिए ये वो उसी रेशो में नहीं आगे जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब जब बाद में एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजीज़ में, फिर देखा गया कि ये जो DS एलिमेंट है ये एक और एलिमेंट के लिए की तरह का, सेम तरह का है। एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने फिर इस चीज़ को रेप्लिकेट करना चाहा, इस एक्सपेरिमेंट को, जब इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करना चाहा किसी और जेनेटिक स्टॉक से। मतलब उन्होंने कोई मेज़ का और फीमेल स्टॉक लिया, और उसी मेल को, जो मेल जो भी डोमिनेंट वाला था
जिसमें कैपिटल सी डैश थे, उसको फिर उन्होंने क्या किया, उसके साथ क्रॉस किया किसी दूसरे जेनेटिक स्टॉक के साथ। फिर देखा कि क्या ये चीज़ें जो है वो वहाँ भी आती है कि नहीं आती, लेकिन वहाँ नहीं आई। एक और बात, अब क्यों नहीं आई? फिर उन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उस फीमेल जेनेटिक स्टॉक में प्रेजेंट थी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस डीएस के मूवमेंट के लिए, ये डीएस के एक्शन के लिए। ये जो इस जेनेटिक स्टॉक में कुछ ऐसा चीज़ है कि वो इस डीएस की मूवमेंट करवाता है, जिसकी वजह से ब्रेकेज होती है, क्रोमोसोमल ब्रेकेज, या कुछ तो ऐसा होता है, म्यूटेशन जो है वो रिवर्ट बैक कर जाती है। बाद में उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया एसी, एक्टिवेटर एलिमेंट। इसी से आया था ये ACDS सिस्टम इन मेज। एक्टिवेटर और डिसोसिएटर जो सिस्टम है वो इस तरह से। तो पहला ट्रांसपोजोन इन्होंने डिस्कवर किया था। बाद में जब एडवांसमेंट हुई, जब सीक्वेंसिंग हुई जीन्स की, तो फिर पता चला कि ये जो AC और DS है ये एक्चुअली एंसेस्ट्रली बहुत सिमिलर है एक दूसरे से। एक्चुअल में जो ये DS जो है, ये जो DS एलिमेंट है, इसमें क्या है, कुछ चीज़ें मतलब कुछ जो न्यूक्लियोटाइड वो नहीं है। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये एक्टिवेटर एलिमेंट का ये जो पोर्शन है और ये है DS का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए, इसमें कुछ एक्सॉन्स ही नहीं है बीच में। यहाँ म्यूटेशन है, कहीं यहाँ म्यूटेशन है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, ये डिफरेंट DS है। तो हुआ ये कि इस एक्टिवेटर एलिमेंट के पास ट्रांसपोजेसिस एंजाइम प्रोड्यूस करने की क्षमता है, इसके पास नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं म्यूटेशन हो गई बीच में। और ये आपस में वैसे पूरे सिमिलर है, लेकिन बीच में कहीं म्यूटेशन है। तो इससे पता चला कि जो ये एक्टिवेटर एलिमेंट है और डिसोसिएशन एलिमेंट है, ये ट्रांसपोजोन्स हैं। और एक्टिवेटर एलिमेंट ट्रांसपोजेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और वो यहाँ एक्ट कर जाता है और ये पूरा इसको ट्रांसफ़र कर देता है एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए इसको जंपिंग जीन बोला गया बाद में, कि ऐसे होता है। अब एक और बात, जब भी अब इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि इसकी सिर्फ एक यही एक्टिविटी नहीं है कि ये क्रोमोसोम को ब्रेकेज करता है, इसकी कुछ और एक्टिविटीज़ भी है। ये जंप करता रहता है, सिर्फ ब्रेकेज ही नहीं करवाता। तो इसके लिए और एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, माना कि जो ये स्मॉल सी डैश है, ये सी है यहाँ पे, ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है, और एक कैपिटल सी अगर है तो ये, और एक स्मॉल सी है तो पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, पहले केस में ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल सी और स्मॉल सी है, ये दोनों येलो प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो, और ये देखिए, और यहाँ पे एक कैपिटल सी था, एक स्मॉल सी था, तो ये पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन यहाँ AC और DS एलिमेंट है, देखिए। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, AC एलिमेंट की वजह से DS जो एलिमेंट है वो यहाँ से कूद के इसमें चला गया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, अगर ये 5 6 7, हाँ यहाँ देखिए, ये DS एलिमेंट यहाँ चला गया। अब ये वाला जीन जो है म्यूटेट हो गया, अब ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो ये येलो कलर का हो गया, ये येलो कलर हो गया। सेम एक और होता है, क्योंकि ये जंपिंग जीन है। अब ये इधर तो है, लेकिन दूसरा फिर से कहीं एक्शन हो गया AC का इस पर, उससे ये जंप आउट हो गया, यहाँ से कहीं बाहर चला गया, यहाँ से कहीं और जगह चला गया, तो ये जीन फिर से एक्टिवेट हो गई, तो इसमें कलर प्रोड्यूस होने लग गया। अब कलर प्रोड्यूस होने से ये जो वेरीगेटेड कर्नल क्यों आ रहा है, वेरीगेटेड कर्नल का मतलब है कि कब उछल के दूसरी जगह गया, ये कब गया, मतलब अगर सेल्स जैसे डेवलप हो रहे हैं, मान लो एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है और पहले ही कहीं 1-2 सेल में ही ये उछल के जीन्स से निकल के चला गया बाहर, पर्पल वाली जीन से बाहर निकल के चला गया और पर्पल वाली जीन एक्टिवेट हो गई, तो ज़्यादा पर्पल कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ये पहले पर्पल वाली जीन कुछ टाइम तक एक्टिवेट नहीं है तो येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल बहुत बार, और लास्ट में जैसा 1-2 सेल के टाइम पे जब ये होने वाला था तब ये जंप कर गया। फिर लास्ट में थोड़े से जो है वो कलर प्रोड्यूस हो गए, फिर उससे क्या हो गया, पैच बन गए, उसमें थोड़े छोटे पैच, छोटे डॉट्स बन गए। टाइमिंग का है बस इसमें फिर, कि कब हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है। तो इसी वजह से इसमें जो कभी स्ट्राइप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो कभी डॉट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये है पूरी कहानी, ये जंपिंग जीन्स की। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसके पीछे की जेनेटिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो
आज के लिए प्लांट ट्रांसपोजोन्स में आज के लिए इतना ही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है एक्चुअली, और इतने अच्छे तरीके से अगर ये कॉन्सेप्ट तो इतनी जल्दी याद हो जाएगा कि किसी को भी याद रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।